अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफ़र 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, आज वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में अहम इंटरव्यू दिया और मुल्क की मुआशी सूरत हाल, सऊदी अरब और चीन से मिलने वाली इमदादी पैकेज, IMF से मुज़ाकरात और हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। असद उमर ने मईशत की बहाली के लिए 2 साल का वक्त दे दिया है। कहते हैं बेहतरी 3 साल बाद नजर आएगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक तीसरा साल जो है ना पाकिस्तान का, वो तीसरे साल में हम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाएगी, हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो फौरी तौर पे जो मसाइल थे वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं 2 टोक अल्फाज में पहले बोल चुका हूँ कि जो फौरी बहरान था, हमारा करंट अकाउंट का क्राइसिस था, वो ख़त्म हो चुका है। जो पिछले 2.5 महीने में हमने मेहनत की है, इसी पर बात करने के लिए आज इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शाहिदा वजारत साहबा ने, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। इसी तरह कराची से डॉक्टर कैसर बंगाली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अली खिजर असलम ने, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं बिजनेस रिकॉर्डर के, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप साबिक वजीर खजाना रहे हैं। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिदा वजारत, आपसे मैं प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूं। बड़े कैटेगोरिकली असद उमर साहब ने, वजीर खजाना पाकिस्तान, कहते हैं कि जो फौरी तौर पे जो मसला था मुआशी बहरान का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था, वो हल हो चुका है। अब मजीद जो बेहतरी है मईशत में, जो आसार है वो आपको तीसरे साल से नजर आएंगे। दूसरे साल तक थोड़ा सा टफ टाइम होगा। क्या PTI अपने वोटर को जो है इस पे राम कर सकेगी? क्योंकि जो वोट लेकर आए थे, जिस तब्दीली का नारा लगाता, थोड़ा सा इंतजार करना होगा उसके लिए। जी देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से हमारी हुकूमतें, सिर्फ ये हुकूमत नहीं बल्कि माजी में भी पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी और अब PTI भी, इन लोगों ने जिस तरह से हमारे मुल्क की फाइनेंशियल मैनेजमेंट चला रहे हैं, इनको सबसे आसान ये लगता है कि जाके पैसे मांग के ले आएं और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को मैनेज कर लें। मगर मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत दौलतमंद मुल्क है, हमारे पास बहुत वसाइल हैं और हम अपने वसाइल बड़ी ताकतों को और बड़ी ताकतों की जो कंपनीज हैं उनको बिल्कुल मुफ्त में दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये कहना है कि बड़ी पुअर मैनेजमेंट है। हम ये समझते हैं कि जो फॉर द टाइम बिंग जो बहुत बड़ा हर 4-5 साल बाद एक मसला हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का खड़ा हो जाता है, फिर हम IMF के पास जाते हैं, इधर उधर से लेते हैं और हम समझते हैं कि बहरान टल गया। ये सही डगर नहीं है। दिस इज यू कॉल दिस इज पुअर मैनेजमेंट। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब से भी जानना चाहूंगा, सर क्या सही सिमत हमारी वजारत खजाना इस मौजूदा क्राइसिस को लेकर, स्पेशली पर्टिनेंट अगर बात करें कि 2 साल बाद इसके असरात जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जो बयानात हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म के हो या वज़ीर ख़जाना के हो, मेरा ख्याल है बयानबाजी तो पार्लियामेंट में होती रहेगी, सियासतदानों के दरमियान होती रहेगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं अभी कोई जजमेंट देने को तैयार नहीं हूँ। जून से पहले, जून में बजट आएगा और उस वक्त पता चलेगा कि डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट की किस तरह की है। उस वक्त तक हुकूमत के पास काफ़ी वक्त होगा तैयारी करने का, और ये जितने दावे हैं इसकी जो एक ठोस तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए। जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं, मकानात बनाना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, वो प्लान सामने आए, हम इस प्लान को देखें, तब जाके हम डिटरमिन कर पाएंगे कि 2 साल में ठीक होता है, साल में होता है, या अगले 20 साल यही बहरान चलता रहेगा। तो ये इस वक्त प्रेमेचर है, कबल उस वक्त है कि मैं कोई जजमेंट दूं। बयानात पे मैं बयान नहीं देना चाहता। ठीक है, यानी बयानात जो है वो वादों की हद तक हैं, अभी इसे आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, आप वेट कर रहे हैं कि जून 2019 में पता चलेगा कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है बजट को लेकर। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस शॉर्ट कमेंट पे कि जनाब अगले 2 साल बाद जो है बेहतरी मईशत की जो है वो शुरू हो जाएगी, और इस वक्त फिल वक्त जो हमें क्राइसिस का बहरान था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो हल हो चुका है? नहीं, आई थिंक एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत
बड़ा एक लूम कर रहा था, और हमें पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो तकरीबन 18 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल हुआ है, और अगले साल उसमें कमी की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वो 12 से 14 अरब डॉलर का होगा। और उसके साथ साथ आपकी जो पुराने कर्जे हैं उसकी रीपेमेंट कम से कम 10 अरब डॉलर की थी, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो आपके रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 1.25 महीने के इंपोर्ट्स के बराबर थे। तो बढ़ान तो डेफिनेटली था। अब मेरे ख्याल में वो बढ़ान टल इसलिए गया है कि आपने कुछ तो आपको सऊदी अरेबिया से इमीडिएट सपोर्ट मिली है, डिफर्ड पेमेंट जो है उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट की फाइनेंसिंग 3 अरब डॉलर की होगी। 3 अरब डॉलर आपके उसमें रिजर्व्स में आएंगे, लेकिन जो बाकी चीजें हैं वो अब आपने चीन के साथ जो की है बातचीत, उससे इंडिकेट ये होता है कि क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में ज्यादा रोल चीन का था, और चीन ने उसको कहा है कि आपका जो तजारत चीन से है उसको आप लोकल करेंसी में कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट की एक किस्म की फाइनेंसिंग उनको मिल गई है। अब बात रह जाती है कि आपने जो डेट रिपेमेंट करनी है 10 अरब डॉलर की, उसके लिए आपको IMF की जरूरत है। और IMF सर आ जाते हैं प्रोग्राम के लेटर ऑन। सर लेटर ऑन जो हिस्सा है प्रोग्राम का, इमरान जरा प्लीज इसको मुकम्मल करने दें। ठीक कि IMF का जो कर्जा होगा, जो भी वो देंगे, 5 अरब देते हैं, 6 अरब देते हैं, वो आपके रिजर्व्स में पार्क होगा ओवर द पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट। और बट उसकी वजह से आपकी रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाएंगी, और आपको इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में भी जाने के अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो बेसिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ये डेट रिलेटेड जो है आपका रेस्क्यू एक किस्म का है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो है जो अभी पहले भी बात हो चुकी कि आपको अपनी बेसिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और बेसिक रिफॉर्म्स में सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नजर में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट का बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये इकोनॉमी नहीं चलेगी। दूसरी चीज ये है कि आपको अपने FDR की पूरी रिवैम्पिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सर हम प्रोग्राम में हम ना किया पूरा तो वो नहीं होगा। सर आज के इस प्रोग्राम में हम असद उमर साहब के स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट के ऊपर जरा थोड़ा फोकस कर रहे थे, तो मैं चाह रहा था कि जब और चीजों के ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर आपका उसके ऊपर उस हिसाब से आपका टेक लूंगा। अली खजर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कमेंट कि जनाब 2 साल बाद जो है मईशत की बेहतरी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप इत्तेफाक करते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब के व्यूज से? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस था वो खत्म हो चुका है, तो हमारे सर पे तलवार नहीं है, 12 महीने मिल गए हैं इन्हें। अब जिस तरह की बंगाली साहब ने भी बात की कि अब इनको टाइम देखना है कि इन्होंने टाइम में चीजें किस तरह पूरी करनी है। जो बुनियादी चीज जरूरत है वो इन्हें कैपेसिटी बिल्ड करनी है, इंस्टीट्यूशंस की अंदर स्ट्रेंथ लानी है। इमरान की 22 साल की जो बात है कि हमने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए हमें सही बंदे लेके आने हैं, उनको इंडिपेंडेंट करना है। आपके जो PSEs हैं उसमें कौन सी टीम्स आएंगी, आपकी SACP CCP में कैसे लोग आएंगे, स्टेट बैंक को कितना इंडिपेंडेंट करेंगे, जुडिशरी कितनी बैंकिंग सेक्टर के अंदर किस तरह से काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कैसे होगी, BOI क्या फंक्शन करेगी, पंजाब के अंदर सिंध के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, तो ये सारी चीजें देखेंगे, वहां से इकोनॉमिक रिकवरी आएगी। और अगर ये सारा कुछ हम कर जाते हैं तो मेरे बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त जो IMF के पास जा रहे हैं या कर्जे ले रहे हैं, ये पिछलों की कारस्तानी है। इनकी जो चीज देखी जाएगी, क्या 5 साल बाद हमें दोबारा IMF के पास जाने की जरूरत है या कर्जों की जरूरत है? अगर ऐसा है तो ये फेल होंगे, नहीं है तो ये असल जजमेंट तो वही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू है प्रोग्राम। अब जरा देखना चाहेंगे कि वजीर खजाना असद है हालिया प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन जो है उसको किस तरह से देख रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। इंतहाई कामयाब दौरा था, और सिर्फ जो दूररस जो इकदाम हैं उसकी वजह से नहीं, जो फौरी हमारी जरूरियात हैं उस लिहाज से भी इंतहाई कामयाब। तो अब हम बताते इसलिए नहीं, ये बता नहीं पा रहे, यानी गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अवाम को एतमाद दो चीजें हैं उसके अंदर। एक तो उमूमी तौर पे उन्होंने हमसे कुछ चीजों पे उन्होंने ये कहा है कि ना करें, क्योंकि फिर बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं वो एतराज करते हैं।
शाहिदा वज़ारत साहबा, आपने जाना कि असद उमर साहब कहते हैं कि कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनको डिस्क्लोज ना करें, फिर पूरी दुनिया के सामने बातें, ये थोड़ा सा ज़रा मैं समझना चाहूँगा, आप समझ सकी इस स्टेटमेंट को? देखिए, मुझे इस स्टेटमेंट से बहुत आई एम फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, बिकॉज पहले भी जब सीपेक हमारा शुरू हुआ था चाइना के साथ, तो उसमें हमारे ज़्यादातर जो मुआहदे थे वो खुफिया रखे गए थे, और उसकी वजह से ये हुआ कि मैं तो बहुत ज़्यादा सीपेक की प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं सीपेक के हक में हूँ, मगर उससे शक व शुबहात पैदा होते हैं। और मैं समझती हूँ कि हमें चाहिए कि हमारा एक और सिस्टम है और चाइना का एक और सिस्टम है। मे बी चाइनीज़ की हुकूमत के लिए ये मुनासिब होगा कि वो बहुत सी चीज़ें अपने अवाम से खुफिया रखें, मगर पाकिस्तान चूंकि एक ओपन सोसाइटी है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, मैं समझती हूँ हम जानना चाहेंगे कि चाइना के साथ जो मज़ीद स्पेशली एग्रीकल्चरल जो मुआहदे हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री के बारे में हो रहे हैं, उनकी तफसीलात हम जानना चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि सब कुछ हो जाए, मुआहदे हो जाएं, इम्प्लीमेंट हो जाएं, उसके बाद हमें बताया जाए कि ये मुआहदा हुआ है चाइना के साथ। मैं समझती हूँ कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू नो कि क्या मुआहदे हो रहे हैं चाइना के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी और IMF के साथ भी। डॉक्टर कैसर बंगाली, इससे पहले पीटीआई हमेशा सीपेक के हवाले से कहा करती रही कि इसके डिस्क्लोजर वगैरह जो है ये सामने लेकर आए जाएं, इसके एग्रीमेंट्स जो हैं वो सामने लेकर आए जाएं। क्या स्टेट टू स्टेट इस तरह की चीजें हो सकती हैं? और ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट तो यहाँ पे कहेगी ना कि आप हमसे डिस्कस करें, यहाँ पे हमें एतमाद मिलें, क्या ये एतमाद की फिजा होगी? देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि असद उमर साहब के जो बयानात हैं कि हम सारी चीज़ें पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, ये इस वक्त तो सिर्फ बयान है। मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि हम आइन में ये शेक डालें कि हर एग्रीमेंट जो पाकिस्तान किसी गैर मुल्की मुल्क, इदारा, कंपनी या फ़र्द के साथ करें, वो एक मखसूस दिन के लिए, लेट से 30 वर्किंग डे के लिए सेनेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, वैसे सर ये आइन में है और असद उमर साहब जो है वो अपने इंटरव्यू आइन में नहीं है, आइन में नहीं है, ये गलत बात है कि आइन में है। अच्छा, आइन में नहीं है, ये न कोई कानून है इस किस्म का। अच्छा, लेकिन असद उमर साहब का ये कहना था कि आइन में है और हम पाबंद भी हैं, लेकिन जब दोस्त मुल्क ही हमें, हाँ, असद ये नहीं कहा था, ये वो जो एंकर थी उन्होंने कहा था, असद उमर साहब ने नहीं कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि दोस्त मुल्क ममालिक हमें कुछ शिक कहते हैं, मत करो, ये टेनेबल नहीं है। अच्छा। अगर आप पब्लिक नहीं करना चाहते, कम से कम पार्लियामेंट को तो बताना लाजमी है। मैं वही जानना चाह रहा था। अमेरिका में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता बगैर उनके पार्लियामेंट के रेटिफिकेशन के। ठीक, तो हम क्यों? डॉक्टर सलमान शाह साहब, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, आप बताइएगा, क्या आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि अगर कोई दोस्त मुल्क हमसे मना कर रहा है तो शायद हम ना बताएं, फिर पार्लियामेंट को भी आपने एतमाद में लेना है, क्योंकि पार्लियामेंट तो फिर बात ही इसके ऊपर करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में आपको अपनी जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग हमारी मिनिस्ट्रीज में हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं साइन, वो पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान को उससे फायदा हो और वो अबव बोर्ड हो। हर किस्म की एलिगेशंस जो लगती हैं उनसे वो पाक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और कोई हरज नहीं है कि अगर पार्लियामेंट भी उनके ऊपर अपना राय दे। लेकिन आई थिंक हमारा जो मसला है कि हमारे साइड से कमज़ोर किस्म के नेगोशिएटर्स होते हैं, कमज़ोर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिसर्च करते नहीं हैं, और हम जाके साइन कुछ कर देते हैं तो उसकी असल कीमत हमें बाद में पता लगती है। सो आई थिंक सीपेक के हवाले से हमें बहुत अच्छे अपने अदारों को बनाना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीपेक। अगर हम इसको असल सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकती हैं। एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वाटर की इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, वाटर यूजेज की, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और हमारे जो इदारे हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। उनको हकीकत में वो इन चीज़ों का जो असल
तरीकाकार होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर पाते और हम लॉपसाइडेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, जो बाद में हमें जब तकलीफ होती है तो फिर हमें पता लगता है कि हमने तो एग्रीमेंट ही गलत साइन किए हुए। ठीक है जी, अपनी हमें जो गवर्नेंस है वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है। अली खिजर, डॉक्टर सलमान शाह साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो उसको मजबूत करने की जरूरत है। जी अली। इमरान इस पे बिल्कुल 100% बात। जी पहले डॉक्टर साहब आप फरमाइए। डॉक्टर कैसर साहब आप पहले बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी तो ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हाई पावर्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी करना आता हो उसे। इस मुल्क में काफ़ी कैपेसिटी है कि आप लोगों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। मसला ये है, और ये मेरा तजुर्बा है हुकूमत के अंदर, कि ऊपर से आ जाता है इंस्ट्रक्शन कि ये तो अप्रूव करना ही करना है, ये बाद में कैलकुलेट आप करते रहिएगा। अच्छा, ये उस वक्त बंद होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होगी कि सेनेट में सामने रखने के अलावा या नेशनल असेंबली के सामने रखने के अलावा उसके बगैर आप सकते हैं। ठीक है जी अली खिजर। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे इन दोनों साहिबान की बात है, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप बांग्लादेश में देखें, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 26 PhD इकोनॉमिस्ट काम कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 2 DMG के अफसर जाते हैं, वो निगोशिएशन करते हैं, सारे काम करते हैं। इनको IMF क्यों चाहिए, इनको वर्ल्ड बैंक क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि इनसे खुद से ये काम नहीं हो सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है, ब्यूरोक्रेट कर ही नहीं सकता, वो डिज़ाइन ही नहीं इस काम के लिए है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। इन्होंने कहीं रिसर्च वर्क बनाया हुआ तो साइड पे बनाया हुआ, जिससे बात ही नहीं होती। तो बुनियादी तौर पे ये, अगर हमें कोई अच्छी नेगोशिएशन करनी है, हमें टीम बिल्ड करनी है। आप देखिए चाइना के साथ हमारा पहला FTA 2005 या 2006 में हुआ था, वो इतना लॉपसाइडेड था कि आज हमारी 12-13 बिलियन की चाइना से हमारी इंपोर्ट्स है और 1.5 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। और वो इतना बड़ा ट्रेड इंबैलेंस है। कहते हैं कि जी वेतना जी, अब हमें ये FTA को अभी हम कहते हैं हमारी पूरी तैयारी नहीं थी। FTA को हमने चेंज करना है कि हमारा चाइना की तरफ एक्सपोर्ट बढ़े। फिर यहाँ पे चाइना से वो जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं, वो जहाँ पे लेबर उनकी जो महंगी होती जा रही है, वो पाकिस्तान के अंदर इनके 9 या 10 SEZs हैं, उसके अंदर आनी है। उसके अंदर इन्होंने JVs बनाने हैं, लोकल पार्टनर्स बनाने हैं, उसके साथ ये टेक्नोलॉजी स्पिल ओवर की ये सारी नेगोशिएशन करनी है। ये बगैर इस तैयारी के साथ असद उमर, इमरान खान या जो भी रज़ाक दाऊद, इन लोगों का काम नहीं, इनके नीचे पूरी बैटरी ऑफ टीम्स होनी चाहिए। हमारे यहाँ देखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई कंसल्टेंट इकोनॉमिस्ट आ जाते हैं तो वो उनको ब्यूरोक्रेट चल नहीं देते। कैसे बंगाली साहब का एक्सपीरियंस भी देखे कि ऊपर से चीजें आ जाती हैं, तो ये ऊपर से चीजें जो आए उसको नीचे अथॉरिटी होनी चाहिए उसको ना करने के लिए। हाँ, उसमें सेनेट में जाने तो इसका मतलब है कि कप्तान को न सिर्फ एक अपनी टीम वुज़रा के हवाले से, PTI के मेंबर्स के हवाले से, उससे कहीं बढ़ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो चाहिए, उस सोच को उस डगर पे आगे लेके चलने के लिए मुल्क पे, जिसका के वादा किया गया है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे IMF प्रोग्राम के हवाले से। वेलकम बैक। अब जरा जानेंगे कि फैसला आपका में असद उमर, वजीर खजाना पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम के बारे में क्या कहना था। IMF की टीम यहाँ पर आ चुकी है जी, उनकी टेक्निकल डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं। मिशन चीफ जो हैं उनसे भी 1 घंटा में फ़ोन पे बात करके आए। जो 6 या 7 सबसे अहम चीज़ें उनके जहन में हैं वो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन दिया। उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम बुनियादी तौर पे, मैं उनसे बोला था कि ये ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो हमारे मंशूर का हिस्सा है। मसलन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको आज़ाद होना चाहिए। जो पाकिस्तान जो है वो बार बार कर्ज के दलदल में चला जाता है, तो कोई कानूनी रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए जिस पे बंदिश हो हुकूमत के ऊपर। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो है, बिजली का निज़ाम जो है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए कि ये जो सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान होता है उसको रोका जाए।
डॉक्टर शाहिदा विजारत, इससे पहले कुछ खबरें आती थी कि आईएमएफ प्रोग्राम, आईएमएफ मिशन के जो लोग हैं वो शायद पोस्ट प्रोग्राम जो पहले का था उसके हवाले से मौजूद हैं। अब जो मौजूदा इस वक्त टीम यहाँ पे मौजूद है वो आइंदा प्रोग्राम के हवाले से। नाउ जब बात की जाती थी, हम भी अपने प्रोग्राम में ये बात करते थे कि अगर आपको इकोनॉमिक डिसिप्लिन चाहिए है, अपनी मईशत के क़िबलों को दुरुस्त करना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है और बिगाड़ को सही करना है, तो एक दफा कम से कम उन इस्लाहात की तरफ जाए जो कि आईएमएफ कहता है। क्या कहेंगी, क्योंकि पीटीआई का भी यही कहना है और स्पेशली स्टेट बैंक के हवाले से कि वो खुद मुख्तार जो है वो इदारा है और उसको क्यू ब्लॉक से बिल्कुल उसके असर से निकालना है, जैसा कि डार साहब ने एक पंजे गाड़े हुए थे। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो आईएमएफ के बारे में बात कर लें कि आईएमएफ के रिफॉर्म्स जो हैं, क्या हमें उस किस्म के रिफॉर्म्स चाहिए। अगर आप आईएमएफ के रिफॉर्म्स को देखें तो आईएमएफ ने पिछले 30 सालों से हम लोग आईएमएफ के रिफॉर्म्स पे चल रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में कोई मस्बत तब्दीली नहीं ला सकें। हाँ, आप देखिए कि आईएमएफ के जो कंडीशनैलिटीज़ होती हैं वो सारा बोझ गरीब और मिडिल क्लास पे डालती हैं। हमें ऐसे रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए जो पाकिस्तान के दौलतमंद तबकों को टैक्स नेट में लेके आए। अब आप देखिए, जब से आईएमएफ से कर्जा लेने को हुकूमत सोच रही है, उन्होंने बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। मुसलसल जब से पीटीआई की हुकूमत इख्तिदार में आई है, मुसलसल गैस के और बिजली के नर्ख बढ़ रहे थे, क्योंकि वो एक तरह से पाकिस्तान को प्री क्वालिफाई कर रहे थे आईएमएफ के साथ कर्जा लेने के लिए। तो ये डिवैल्यूएशन भी उसका हिस्सा भी, आप शरह सूद में इजाफा भी उसका हिस्सा कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें। डिवैल्यूएशन तो उनकी बिल्कुल एक पेट कंडीशनैलिटी है और मैं समझती हूँ कि बावजूद इसके कि हमने इतनी दफा डिवैल्यू किया है मगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनकी एक पैक्ट कंडीशन होती है डिवैल्यूएशन, लेकिन आफरीन है डार साहब पे 105 के ऊपर 4 साल तक उन्होंने रोक कर रखा। मैं समझती हूँ कि हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है जो वाकई इस मुल्क को रिफॉर्म्स चाहिए, जिसमें दौलतमंद। डॉक्टर खसर बेंगाली साहब से भी इसके ऊपर राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप कहेंगे, आईएमएफ के दर्जनों प्रोग्राम में हम रहे, शुरू दिन से वो कहता है डिसिप्लिन लेकर आए, मौशिक क़िबला सही करें, नीयत हमारी हमेशा यही होती है, लेकिन कर कुछ नहीं कर पाते और हमेशा पिछले कर्जों को उतारने के लिए एक और नया आईएमएफ का प्रोग्राम। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मेरा थोड़ा इसमें मुख्तलिफ व्यू है। आईएमएफ के 2 कंडीशन सिर्फ होते हैं, सिर्फ 2 कंडीशंस होते हैं। एक ये कि आपका जो डोमेस्टिक बजट डेफिसिट है उसको कम करें और दूसरा ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करें। बजट डेफिसिट कम करने के लिए या तो आप रेवेन्यू रेज कर सकते हैं या आप एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। क्या करते हैं ये हमारी हुकूमत का फैसला है। हमारी हुकूमत गलत फैसले करती है और आईएमएफ पे छोड़ देती है कि वो बताएं क्या करें हम, तो आईएमएफ फिर अपने हिसाब से बताती है। आईएमएफ के कंधों पे बंदूक चलाना ठीक नहीं है। मैं आईएमएफ का इस तरह से हामी तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त यहाँ हमारी जिम्मेदारी हमारे हुकूमत की है। किसी ने नहीं कहा हुकूमत से, ना आईएमएफ ने कहा या किसी और ने, कि आप अमीर तबकों पे टैक्स न लगाएं, आप फजूल खर्ची न करें। इस वक्त तकरीबन 15 डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के जो बंद किए जा सकते हैं। अच्छा, वो बंद करें, उसमें बहुत बड़ी सेविंग्स होंगी। मतलब ऑस्टेरिटी असल वहां से आ सकती है, टेक्निकली जो आप बात कर रहे हैं, असल वहां से आ सकती है। जी बिल्कुल, वहां से आ सकती है। एक्चुअली मैं भी ये कहना चाहूंगी कि आईएमएफ कुछ ऐसे भी टैक्सेस लेके आती है, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है जिससे दौलतमंद तबके आ सकते हैं, मगर ऐसे टैक्सेस पे वो इसरार नहीं करती है। मगर जो टैक्सेस जैसे गैस है, बिजली है, उन पे वो इसरार करती है और आई मीन वर्बली तो वो और भी टैक्सेस की बात करती है, मगर उसका जो पूरा जोर होता है वो ज्यादातर उन्हीं टैक्सेस पे होता है। मैं थोड़ा टाइम, मुझे 1 मिनट दें। जी जी प्लीज। ये जो वीएटी की डिबेट थी 2008 में, 2010 में, जी, वैल्यू एडेड टैक्स की, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती रही कि ये कंडीशन है आईएमएफ की। मेरी आईएमएफ वालों से बात हुई थी, आईएमएफ वालों ने कहा कि ये प्रपोजल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेश किया था, लेकिन जब एक दफा अग्रीमेंट में आ गया तो वो कंडीशन बन गया, लेकिन वो आईएमएफ की कंडीशन नहीं थी, वो हमारी हुकूमत ने पेश किया था। वो हुकूमत यही करती है
ये सारी चीजें हुकूमत अपनी तरफ से पेश करती है। तो इसका मतलब है डॉक्टर सलमान शाह साहब, हुकूमत जो है फिर वो IMF के कंधे पे रख के बंदूक चलाती है। आपके दौर में आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, गालिबन उस वक्त भी हम IMF प्रोग्राम में होंगे, तो जो जिन इस्लाहात की बात की अगर वो उस वक्त हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, उसके 5 साल बाद हो जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। IMF के प्रोग्राम का फायदा क्या हुआ हमें सर? देखिए, एक तो ये बात है कि जो रिफॉर्म्स होती हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और हर गवर्नमेंट को उस प्रोसेस को आगे लेके चलना होता है, इम्प्रूवमेंट करनी होती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि IMF तो आपको बड़े टारगेट्स देगा कि आपका खसारे जो है वो इस लेवल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना होना चाहिए, या आपकी रिजर्व्स की लेवल जो है वो इतने माह की इंपोर्ट्स के बराबर आपको टारगेट के तौर पे करनी चाहिए, या इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स होंगे उसको आपने कैसे हैंडल करना है, मनी सप्लाई के ऊपर आपका क्या पॉलिसीज होंगी। सो बेसिकली आपने उसके दरमियान में जो तरीकेकार है वो आपके अपने तरीकेकार होंगे, और ये चीजें जो है ये पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये टारगेट तो वक्ती तौर पे पूरे कर भी लेते हैं तो फिर बाद में वो उसकी फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं होती। मसलन ये जो लास्ट प्रोग्राम था जब ये खत्म हुआ 2016 में, तो उस वक्त IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत मुबारक हो, आपने प्रोग्राम खत्म कर लिया, लेकिन अभी तो आपका काम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपने इदारों को रिफॉर्म करना है आपने। और उन्होंने पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात की कि उसको आपने ठीक करना है, उन्होंने FDR की बात की कि उसको आपने ठीक करना है, उन्होंने पावर सेक्टर की बात की कि उसको आपने ठीक करना है। लेकिन हमने 2016 के बाद तो किसी चीज के ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया ना। और अगर आप देखें कि हमारा सर्कुलर डेट जो है वो भी हाथ से निकल गया, जो इदारों को ठीक करना था वहाँ पे चोरी भी उसी तरह होती रही, मिसयूज भी होती रही। और ये जैसे बंगाली साहब ने कहा कि कहीं आप डुप्लीकेट कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी खर्चे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेट भी खर्चे कर रही है, एक ही काम पे ऊपर 6 बंदे भी लगे हुए हैं, तो आपने एफिशिएंसीज भी लेके आनी है। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मिसिंग है और जो मुझे लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट भी उस पर फोकस नहीं कर रही, और वो ये है कि जब पिछली दफा IMF का प्रोग्राम खत्म हुआ था तो उस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो टेक ऑफ कर गई थी। इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो थी वो तकरीबन 24% थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि पूरे 10 साल वो रेशियो जो है वो हिल नहीं सकी, उठ नहीं सकी। पहले जरदारी साहब के टाइम में तो वो 12-14% थी, नवाज शरीफ के टाइम में वो 14-15% आई। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अपना बेहतर नहीं किया, और अगर आपने जिस तरीके से हम आगे चलते हैं प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर नहीं किया और उसके अदारों को आपने दुरुस्त नहीं किया, वन विंडो ऑपरेशंस की जो बातें होती हैं वो हम बातों में ही रखते हैं ना, वो करते तो नहीं है। ठीक, अली खजर असलम से भी सर से टेक लेते हैं। अली खजर, ये हमने IMF प्रोग्राम में देखा, इस्लाहात की हम हमेशा बात की, एक कंडीशन होती है कि IMF प्रोग्राम में आप हैं तो स्टेट बैंक से आप गवर्नमेंट जो है वो लोन नहीं लेगी, उल्टा बल्कि रिटायर करेगी। और पिछले हमने देखा कि जब प्रोग्राम से जैसे ही बाहर निकलते हैं दे धड़ा स्टेट बैंक जो है वो नोट छाप कर देता है। नाउ IMF क्या एक जो पेइंग बैक कैपेसिटी है, जो उसका अपना लोन है वो वापस उतरवाने के लिए ये सारी चीजें करती है? हुकूमत इसे किस तरह से देखती है? ये क्या वाकई हुकूमतें जो है IMF के कांधे पे रखकर बंदूकें चलाती हैं? क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले तो 18 IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं और अभी तक रिफॉर्म्स नहीं है। वो इंसैनिटी की डेफिनेशन है ना, डूइंग सेम थिंग अगेन अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो ऐसा ही हो रहा है। तो बात यह है कि भाई आपने फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, आप अपने तरीकों से करें और आप उसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में रखें तो ही चलता रहेगा। और आपके पास निगोशिएशन पावर अच्छी होनी चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। अब IMF प्राइवेटाइजेशन का कहता है, ये कहते हैं कि जी हम PSC रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, वो IMF कहेगा बिल्कुल करें, आप उसको टर्न अराउंड करें। वो जहां पे आपके लॉस होते हैं कल को डिविडेंड देंगे, आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे वो करंट एक्सपेंडिचर में तकरीबन 800 अरब रुपया जो है हमारा नॉन सैलरीड एक्सपेंड है, 10% उसमें से कम नहीं कर सकते। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत से इदारे जो हैं वो सूबों के पास चले गए, तो तकरीबन कहते हैं कि 41 इदारे जो हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है जो रिडंडेंट है।
अब उसकी क्या कॉस्ट है, वो किस तरह कम हो सकते हैं या उनका क्या बेहतर यूज हो सकता है, ये तो हुकूमत के देखिए, हुकूमत को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, उसको निगोशिएशन बेहतर करनी है, उसे अपने रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए उसे अच्छे लोग चाहिए और उनको एम्पावर करना है। और ये पैरेलल चीज लाना बड़ा मुश्किल है। बात की जा रही है वो इस्लाहात हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम ना देखें कि IMF कह रहा है तो हमें ये करना है, मुआशी क़िबला IMF कह रहा है, उससे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमतों की कि हम अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त करें। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद मजीद कुछ जो पहलू है इकॉनमी के हवाले से उन पर असद उमर का क्या कहना है और फिर हमारे पैनल का क्या कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टैक्स नेट के हवाले से, FBR की कारकर्दगी के हवाले से, अब अजराए मजाक कभी कहा जाता था कि सबसे पहले आप प्राइवेटाइज अगर किसी को करना है तो FBR को प्राइवेटाइज कर दे ताकि ये जामी और मौसर कुछ मुतहर्रिक नजर आए, इस सेंस में कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज्यादा बढ़े और लोगों को जो हेरासमेंट का जो मसला है वो ना हो। तो आज एग्जैक्टली क्या कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने FBR के बारे में, जरा ये भी सुनते हैं। FBR की पॉलिसी यूनिट को अलग कर रहे हैं FBR से। अच्छा। और इसी तरीके से एक FBR पॉलिसी बोर्ड बनाया जा रहा है जिसमें एक्सपर्ट्स हों जो गाइड कर सके। जी शाहिदा वजारत साहबा, क्या कहेंगी आप FBR के हवाले से, रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से? कहा यह जा रहा है कि इसका पॉलिसी यूनिट अलग होगा और पॉलिसी बोर्ड अलग होगा और जो पॉलिसी बोर्ड होगा वो प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल होगा और आप क्या समझते हैं कि कितना इफेक्टिवनेस बढ़ेगी हमारे टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी की? देखिए, ज़ाहिर इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग तो ज़रूरी है और इस तरह से कि वो ज़्यादा उनको मौसर बनाया जाए, मगर मैं समझती हूँ कि इसको ऐसे लोगों को लाएं जो वाकई कंट्रीब्यूट कर सकें। सिर्फ एक ये जो हमारे यहाँ एक बड़ी बड़ी सैलरीज का एक कल्चर हो गया है, जैसे पिछली गवर्नमेंट में पंजाब में उन्होंने कंपनीज बना के बड़े बड़े उनको तनख्वाहें दे रहे थे और उन्होंने कोई डिलीवर भी नहीं किया, सिर्फ करप्शन में वो सारा पैसा चला जाता है। तो इस किस्म के ना हो कि पॉलिसी बोर्ड जिसको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें और वो कुछ डिलीवर ना कर पाएं, ऐसे इस किस्म की अगर रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो जाहिर है फिर मैं उसके वो नहीं, मगर अगर वाकई सही रिस्ट्रक्चरिंग हो FBR की भी और बकिया इदारों की भी, तो मैं समझती हूँ कि जाहिर है उससे फ़ायदा होगा। ठीक, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, क्या आप कहना चाहेंगे FBR के हवाले से? कितना ज़्यादा मुतकाज़ी है ये इदारा इस वक्त इस्लाहात के हवाले से? देखिए, FBR को एक टारगेट दिया जाता है टैक्स का, जिस टारगेट के पीछे कोई इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ये FBR अगर ना अचीव कर सके तो FBR का कसूर नहीं है। FBR में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इकॉनमी में मज़ीद कैपेसिटी नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स जमा करने की। इंडस्ट्री 2/3 टैक्स देता है और इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो मेरा ख्याल में जो रिसोर्सेस का जो इशू है उसका रियल एक्शन रेवेन्यू साइड पे नहीं है, एक्सपेंडिचर साइड पे है। ठीक, और आवाम को अपने रिग्रेसिव टैक्स लगा के मार दिया। 17% GST खित्ते में कोई नहीं देता जो आप पाकिस्तान की आवाम से वसूल करते हैं। और जगह जगह बिजनेसेस को आपने समझ लिया कि विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, पेट्रोल के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, मतलब पूरा का पूरा आप समझते हैं कि इस रिफॉर्म्स होने चाहिए और फिर एक सही कदम माना जाएगा कि आपका पॉलिसी यूनिट अलग हो जाए और उसके बाद जो कलेक्शन यूनिट है वो अलग हो। देखिए, FBR किस तरह ऑपरेट करती है ग्राउंड पे। FBR जो मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स हैं जो उनके पास रजिस्टर्ड है, उनको उनके ऊपर एक इम्प्लिसिट कोटा लगा देती हैं कि सर इतने पैसे आपको तो देने ही देने हैं, इसलिए कि हमने अपना कोटा पूरा करना है। ये टैक्स कलेक्शन का तरीका नहीं होता है। ठीक, तो ये रिफॉर्म वहां होना चाहिए। ठीक, डॉक्टर सलमान शाह साहब, क्या कहेंगे सर आप? देखें, इसमें खासी रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक तो टैक्स पॉलिसी की रिफॉर्म्स और दूसरी तरफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिफॉर्म्स, और दोनों रिफॉर्म्स को चलना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि टैक्स नेट को जो बड़ा करना है, हम बहुत अरसे से ये बात करते हैं कि टैक्स नेट बड़ा क्यों नहीं होता। टैक्स नेट इसलिए बड़ा नहीं होता कि एक तो हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डाली हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं,
और तमाम लॉज जो बनते हैं, प्रोसेस जो है एफडीआर का, वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो करप्शन को हो और मैक्सिमम प्रेशर जो है टैक्स पेयर जो आपके हथे चढ़ जाए उसके ऊपर आप डालें और उससे एक्सट्रैक्ट करें। तो आई थिंक एक अच्छा आइडिया है कि टैक्स पॉलिसी को आप सेपरेट करें और आपको सिंप्लीफिकेशन की तरफ खासी हद तक जाना पड़ेगा। जिस तरीके का आपके सेगमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको टैक्स के लॉज बनाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट्स आपको कम करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आप छोटे छोटे कारोबारों लोगों को आप ये कहें कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रखें और वो आपके टैक्स का निज़ाम चलाएगा। वो इस तरह नहीं हो सकता। आपको वो उसको सिंप्लीफिकेशन में लेके जाना पड़ेगा, ऑटोमेशन बहुत करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको बड़ी मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी। और जो बातें हम जो आ रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको कोई कॉम्पिटेंस चाहिए जो कि ये काम आप कर सकें। ठीक, अली खजर क्या कहेंगे? दुनिया भर में कहीं कोई भी शख्स जो है मोहब्बत में, मुल्क से मोहब्बत में टैक्स नहीं देता, टैक्स हमेशा वसूल किया जाता है। तो वसूल करने वाला इदारा जो है ये सही डायरेक्शन में अब जा पाएगा या नहीं? अली खजर। जी जनाब, पहले तो टैक्स पॉलिसी को सेपरेट करना बिल्कुल सही है, जैसे कि ये विदहोल्डिंग टैक्स और इसके साथ जो सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा डायरेक्ट टैक्स के साथ भी कुछ 70% इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस सब को खत्म करना चाहिए। और जाते जाते डार साहब जो एक फाइलर और नॉन फाइलर का झुंझुना दे गए सर। वही उसी को भी ठीक करना चाहिए। उस नॉन फाइलर के चक्कर के अंदर इस वक्त जो है ना आपकी इकोनॉमी से जो है ना तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपया जो है ना वो कैश में चला गया है, वो प्राइस बॉन्ड में, कैश में और डॉलराइजेशन में चला गया है, जिससे आपका बैंकिंग क्रेडिट कम हो गया, आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और फिर ओवरऑल आपकी फॉर्मल इन्वेस्टमेंट जिसकी बात कर रहे थे वो भी कम हो गई है। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट जी, टैक्स कंप्लायंस एक आप सिंपल कर दें, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम कर दें, आप ऑटोमेट कर दें सिस्टम, ऑडिटिंग का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑडिटर्स हो, कॉम्पिटेंट हो, वो कंपनीज के करें और वो उसके ऊपर उसको लेके चले। और डायरेक्ट टैक्स पे जो टैक्स नहीं देता वो दे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो आपके पास पोटेंशियल है वो ट्रेडर में है, जो होलसेलर में है, और ये सारा जो लाहौर में और बाकी पंजाब में बहुत सारे, और बुजोतिया बाजार कराची में बैठा हुआ है, तो वो उनको टैक्स करना है। अभी तक जो था ना कि पंजाब में जो हुकूमत थी या सेंटर में हुकूमत थी वो PMLN की थी, ये सारा उसका वोटर था। जहां पे उस पर कभी टैक्स लगाने की बात अगर डार साहब करते भी थे तो शहबाज शरीफ पहुंच जाते थे, भाई क्या कर रहे हैं, मेरी हुकूमत निकल जाएगी। इमरान का ये वोटर नहीं है, इनका वोटर यूथ है, तो ये इन पे टैक्स लगा सकती है और अगर लगा देगी तो ये काम ठीक होगा, वरना तो वो इंडायरेक्ट करते रहेंगे और कमर टूटती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली खजर असलम, डॉक्टर शाहिदा विजारत और डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर सलमान शाह साहब आज के इस डिबेट पे आप ठीक रहे। नाज़रीन, पिछले तमाम प्रोग्राम्स में 100 डेज एजेंडा के जितने भी हमने प्रोग्राम किए उन सब में क्रक्स एक ही निकलता है, जिस शोबे की हम बात करें उस शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो बर वक्त ये शायद कहा जा सकता है कि कम से कम PTI की हुकूमत ने इस चीज़ को नोट किया और बाकायदा एक वजारत इस्लाहात भी बनाई जो ज़ाहिर के लीड करते हैं डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। अब देखना यह है कि इन तमाम चीज़ों को वो किस तरीके से आगे लेके चलते हैं ताकि ये आपकी इकॉनमी में, आपके मुल्क की तरक्की में डिलीवर कर पाए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।